Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session we'll discuss these articles. हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में, एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व and sustainable tourism. So this will be a topic of discussion. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section, you can share your feedbacks. Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. Also, if you are preparing for 2025 अपकमिंग अटेम्प्ट, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है जो करंटली प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. आप रेफर कर सकते हो. टॉपिक वाइज सेशंस लिए टॉपिक वाइज बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं. एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 ना, सो वी हैव दिस 2026 यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स. इसमें CSAT की क्लासेस, GS के सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, बिल्कुल प्रॉपर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी आपकी. सब कुछ कवर करवाया जाएगा. यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एंड फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है. नाउ एज फार एज टुडेज सेशन इज कंसर्न, फर्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जी बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड. 3rd और 4th अप्रैल को रहेंगे. वो पार्टिसिपेट करेंगे 6th बिम्स्टेक समिट के अंदर. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में. सबसे पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. यहाँ पर सब देश आपस में बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे. टेक्निकल कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है, फुल फॉर्म से, कि क्या एजेंडा है. बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी गई, जिसका पर्पस यही है कि देशों में इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हो. ये बेसिकली मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती है. इसका मेंबर कंट्रीज कैसे याद रखोगे? MDBS इन थाईलैंड, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेपाल. तो ये IN अलग है, I इंडिया के लिए है, N नेपाल के लिए है, और थाईलैंड. तो ये आपकी मेंबर कंट्रीज याद हो गई. तो ऐसे ही निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो. ठीक है. जब ये पहले बनी थी तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, बेसिकली इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड एज लाइक दिस. फिर इसको रीनेम किया क्योंकि म्यांमार ने ज्वाइन कर लिया 1997 में. फिर 2004 में नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया, तब से ये बिम्स्टेक बन गई. ठीक है. बेसिकली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में एक ब्रिज की तरह काम करती है. हिमालयन रीजन को लिंक कर रही है विद द बे ऑफ बंगाल. इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी की बात करती है, एनर्जी की बात करती है, सिक्योरिटी की बात करती है और कनेक्टिविटी की बात करती है. मतलब क्या है कि फोकस करती है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑन ट्रेड, ऑन सिक्योरिटी, ऑन एनर्जी. आपस में मेंबर कंट्रीज अपनी कम्युनिकेशन, अपने ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करें, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन है. सार्क का एक ऑल्टरनेटिव आप इसको बोल सकते हो, राइट? इट एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव. सो सार्क इज बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन. ये साउथ एशियन कंट्रीज को साथ लाने के लिए है, ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए. लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस के चलते सार्क इतनी इफेक्टिव हो नहीं पाई. तो बिम्स्टेक एक दूसरा आप लगा लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अनदर वे हो गया फॉर रीजनल कॉपरेशन, जहां पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपस में एक साथ में एक स्ट्रॉन्ग और एक एक्टिव ग्रुप बना गए. इंडिया का रोल इसमें यह है कि इंडिया बेसिकली एक लीडिंग रोल प्ले करता है बिम्स्टेक को पुश करना, बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ताकि देशों के बीच में आपस में ट्रेड इजी हो, स्ट्रॉन्ग फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी हो. यू स्ट्रेंथन द पोर्ट्स, शिपिंग रूट्स, नेवल सिक्योरिटी. यू प्रमोट एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट? रोड, रेल, ये सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए फॉर बेटर ट्रैवल एंड ट्रेड, इसलिए बिम्स्टेक है. इंडिया फॉलोज 3 मेजर पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद बिम्स्टेक. क्या है आप बताओ? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी सबसे पहले आते हैं, ठीक है, जहां पर यू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज विद द साउथ एशियन नेबर्स. एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज करें. और महासागर विजन, महासागर विजन बेसिकली इंडिया का प्लान है टू एनहांस मल्टी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू देयर इज दिस जियो पॉलिटिकल डायलॉग की सीरीज, जहां पर 2 बेस्ट फैकल्टीज दे कम टुगेदर, दे डिस्कस सम ऑफ द हॉट बर्निंग इश्यूज. ठीक है.
पॉडकास्ट के थ्रू होता है, आपको मेंस में डेफिनेटली काम आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा। तो आप देखिए, सुनिए, लिखिए, लिखना ज़रूर है, ठीक है। ऑल्सो देयर आर अदर सेशंस जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है, बाकी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ लुक, ठीक है। एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक म्यांमार के अंदर 29 मार्च को आया, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है एंड इट इज़ क्लेमिंग एटलीस्ट 144 लाइव्स। तो हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, अर्थक्वेक क्यों होता है, क्या है फोकस, क्या है एपिसेंटर, ये सब। अर्थक्वेक्स बेसिकली क्या होता है, जब अर्थ का सरफेस शेक करता है, ट्रेम्बल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके नीचे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होना चाहती है। जो अर्थ के जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स बनी हुई हैं, ये सारी प्लेट्स किसके ऊपर हैं? एस्थेनोस्फेयर, जो कि एक मोल्टन मैग्मा आप लगा लीजिए, उसके ऊपर है ये प्लेट्स। और ये प्लेट्स जब आपस में, देखो यहाँ पर जोन्स हैं, कुछ जोन्स एज इन फ्रैक्चर्स आप लगा लीजिए, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज बाहर आना चाहती है या वोल्केनो के रूप में आती है, या फिर देर इज, जहाँ वोल्केनोज होते हैं देखना, वहाँ अर्थक्वेक भी बहुत आते हैं, राइट। तो देर इज द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, जहाँ आप लगा लीजिए प्लेट या तो स्लाइड पास्ट हो जाएंगी, या देर विल बी, मैं आपको बताऊंगी अभी और क्या क्या होगा। अब जब अर्थक्वेक आता है तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसको आप बोलते हो फोकस, हाइपोसेंटर, जो अर्थ के विद इन है। फिर ऊपर जो पॉइंट है ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। जब जो मैं वेव्स की बात कर रही हूँ, इस वेव्स के अंदर बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव्स होती हैं। जो बॉडी के अंदर है बॉडी वेव्स हो गई, और फिर जब वो ऊपर पे आई सरफेस वेव्स हो जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज करती हैं, ठीक है। फिर इसमें भी आगे पी वेव्स होती हैं और एस वेव्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, जब आप अर्थ के बारे में जानना चाहते होते हो ना, तो आपने अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा कि एक शेडो जोन बनता है। कुछ वेव्स तो हैं वो, जैसे ये कोर है आपका, इनर कोर, ठीक है, इसके अंदर गई रिफ्रैक्शन हो गई और बाहर आ गई, इसके अंदर गई रिफ्रैक्शन हो गई बाहर आ गई, इसके अंदर गई रिफ्रैक्शन हो गई बाहर आ गई, इसके अंदर गई रिफ्रैक्शन हो गई बाहर आ गई, और बाकी ये एरिया। तो ये जो है ये शेडो जोन है जो पी वेव्स ने बनाया। एस वेव्स के केस के अंदर क्या होता है, ये शेडो जोन बड़ा होता है, ये आगे आप लगा लीजिए वो पास, मतलब कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो जाती हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अभी इन डिटेल अभी बताऊंगी। कुछ होती हैं जो नहीं पास करती हैं, आई लेट यू नो इन डिटेल अबाउट इट। और जो ये वेव्स को मेजर करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, उसको डिटेक्ट करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो मैंने आपको बताया प्लेट्स होती हैं, अब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं आपस में, तो एक क्या करती है, सबडक्ट कर जाती है अंदर, ठीक है। 2004 में जो इंडियन ओशन अर्थक्वेक आया था, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट्स आपस में डाइवर्ज करती हैं, जब दो प्लेट्स आपस में डाइवर्ज करती हैं तो रिजेस आर देयर जो स्प्रेड करते हैं, चेन लाइक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है प्लेट्स का तो वो ट्रांसफॉर्म होती है। मैग्मा, जो मैंने आपको बताया, जब मैग्मा होता है इनसाइड, वो वोल्केनोज के वोल्केनिक अर्थक्वेक्स भी आते हैं जब मैग्मा बाहर आता है, राइट, और अर्थ वो प्लेट्स हिलती हैं। तो म्यांमार हैज एक्टिव वोल्केनोज, जिसकी वजह से सेस्मिक एक्टिविटी होती है। ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक्स भी होते हैं, आप बहुत सारी माइनिंग करते हो इतनी डीप जाकर, उसकी वजह से। डैम कंस्ट्रक्शन होता है, जब बाहर पड़ेगा ना प्लेट्स पे तो उसकी वजह से होता है, राइट। डीप ड्रिलिंग की वजह से देयर विल बी शेकिंग। टेक्टोनिक में बेसिकली म्यांमार का देखो ऐसा है कि म्यांमार जहां लाई करता है वो 3 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पे है। एक तरफ इंडियन प्लेट है जो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट है जो साउथवर्ड मूव कर रही है, और एक तरफ बर्मा माइक्रो प्लेट है जो ईस्टवर्ड मूव कर रही है। तो इसके ट्राई जंक्शन पे पड़ गया म्यांमार, 3 प्लेट्स के जंक्शन पे म्यांमार पड़ गया, ठीक है। तो इसी चक्कर में वहां अर्थक्वेक आया। अब पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। पी वेव्स होती हैं सबसे फास्टेस्ट, सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेंगी जब आप रिकॉर्ड करेंगे, पी वेव पहले आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास कर जाएगी। सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास करेगी, दे कॉज मोर डैमेजेस, दे आर स्लोअर देन पी वेव्स। और सरफेस वेव स्लोएस्ट होती हैं सबसे, लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन यही करती है, ठीक है। आगे बढ़े। महाराष्ट्र का तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, जिन्होंने टूरिस्ट फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं। फास्ट ट्रैक सफारी एंट्री सिस्टम है, लेट नाइट अराइवल्स के लिए कुछ रिलैक्स रूल्स हैं,
फुल डे सफारी इम्प्रूव करी है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है? महाराष्ट्र घूमने जाना है। ये होमवर्क है, यही होमवर्क है। महाराष्ट्र जाइए, देखिए, वहाँ पर मैप में जाना है, मैप लेकर आओ, एटलस खोलो, वहाँ महाराष्ट्र ढूंढ लो और आसपास जितने भी महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स पड़ते हैं, हैव अ लुक ओवर इट। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है। तडोबा बेसिकली जो नाम पड़ा है तडोबा, इट इज द नेम ऑफ द गॉड तरु, दैट इज वर्शिप बाय द ट्राइब्स, ठीक है। और अंधेरी रेफर्स टू अंधारी रिवर, जो कि दैट मियंडर्स थ्रू द फॉरेस्ट, इसी वजह से तडोबा अंधेरी। टोटल एरिया जो है 625 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जिसमें तडोबा नेशनल पार्क भी आता है, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। ये जो कॉरिडोर है, इस हैज लिंकेजेस विद नागजिरा नवेगांव एंड पेंच टाइगर रिजर्व, तो इसके उसके साथ कनेक्टिविटी भी पड़ती है। यहाँ पर आपको सेंट्रल प्लेटू, बेसिकली ये जो रिजर्व है ये सेंट्रल प्लेटू पे ही पड़ता है, प्रोविंस पे ऑफ डेक्कन पेनिनसुला। सो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। 2 लेक्स हैं, एक वाटरवे है रिजर्व के अंदर, तडोबा लेक, कोलसा लेक, तडोबा रिवर, ठीक है। फ्लोरा और फना में यहाँ आपको ग्रास, बैम्बूज, टीक की ट्रीज, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, डॉग, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज इंडियन आर्म फोर्सेस ने रिसेंटली कंडक्ट करी, जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये के ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड टेरेन पे कंडक्ट करी, कहाँ पर करी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, याद रहेगा। बोल देंगे 2 देश इन्वॉल्व थे, नहीं, कोई 2 देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? आर्मी, एयर और एयरफोर्स, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, साथ में आती हैं। डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन पे इन्होंने प्रैक्टिस करा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडिया चाइना का बॉर्डर है। ईस्टर्न आर्मी कमांड के अंडर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, जो कि इट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी इन द इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। जो एम था ट्रेनिंग का, दैट वाज टू ट्रेन फॉर मॉडर्न वॉरफेयर, जहां पर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री दे फाइट एज अ सिंगल टीम। पहला तो सर्विलियंस वाज देयर। हाउ वाज इट कंडक्टेड? फर्स्ट स्टेप वाज सर्विलियंस, वेयर यू आर स्पाइंग द एनिमी टारगेट। तो सब कुछ यहाँ लिखा है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन लीजिए, लिखा हुआ पढ़ खुद भी सकते हैं। एडवांस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ये सब यूज़ किए गए। दे आर यूज टू लोकेट, अच्छा ये एनिमी की पोजीशन है। सो द IAF यूज्ड लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट टू मॉनिटर दैट एरिया। नेवी provided the support. Army special forces, they gathering in, their role was in gathering intelligence. Second step में you attack the enemy target, right? So ये exercise basically क्या है ना, you are testing the ability, जैसे आप अपने mock test देते हो ना, वैसा ही है ये। You are fighting in extreme conditions, how different military forces can work together effectively, ये demonstrate करना, ठीक है जी। तो ये है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें हम बात करेंगे टूरिज्म की। कोई आपको डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी सुना है वो सारा कुछ याद होना चाहिए। अब जैसे आपका ना ये मार्च का महीना ख़त्म हो गया है, तो आपने जो भी 1 मार्च से 30 मार्च तक करंट अफेयर्स करे हैं वो सारे याद ज़रूर कर लेना, 31 मार्च तक, ठीक है, सारे याद कर लेने। मंथ एंड करंट अफेयर की रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो अब बच्चे अपकमिंग 2025 का अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस अब छोड़ दें, क्या नहीं, एटलीस्ट 1 महीने पहले तक के तो करने ही हैं। मार्च के तो करने ही पड़ेंगे, नो डाउट। अप्रैल के भी आई वुड रिकमेंड, चलो मई के छोड़ देना, बट अप्रैल तक के तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट एक बार देखो, अगर आप 15-20 मिनट लगा के आपके करंट अफेयर कवर हो रहे हैं, एक मोटा मोटा आइडिया मिल जा रहा है, मई के लिए बोल रही हूँ, तो डोंट स्किप, ठीक है।
टूरिज्म से क्या समझते हो आप? क्यों हम पढ़ेंगे इसको, सब बता देते। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, जॉब क्रिएट करना, मनी लेकर आना, कंट्री की इमेज वर्ल्ड वाइड को इम्प्रूव करना, जिसमें होटल्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, राइट? इट सपोर्ट्स देयर, इट बेनिफिट्स मेनी ऑफ दीज सेक्टर्स। 2022 में ना, ये जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ आपको याद करने हैं, 2022 में इंडिया ने, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री ने $199.6 बिलियन कंट्रीब्यूट किया था इंडिया की जीडीपी में, और 2028 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2028 में कि $502 बिलियन रीच करेगी। बहुत से लोगों को जॉब मिलती है। इंडिया के कल्चर और इंडिया के ट्रेडिशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना, इट इज़ अ वेरी पावरफुल वे। इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। कल्चरल फेस्टिवल्स हो गए, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं, दे कनेक्ट विद देयर रूट्स। 2023 के अंदर 26% ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट केम टू इंडिया। तो टूरिज्म इवन रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज को भी डेवलप करता है। इन्वेस्टमेंट आती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लोकल पीपल गेट बेनिफिट, होम स्टेज चलते हैं, फूड स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट की सेल्स होती है, राइट? सो बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिंग न्यू टूरिज्म बिजनेसेस टुडे. Technology is making this traveling easier. AI based travel planning, online booking, ecotourism, rural tourism, adventure tourism, they're becoming very popular, right? So tourism can help in achieving the sustainable development goals. Poverty reduction करनी है आपको, जेंडर इक्वालिटी करनी है। ये सारे पॉइंट सुन नहीं रहे हो, सिर्फ लिख रहे हो। आई होप सो। नहीं लिख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पैंडमिक के टाइम पे टूरिज्म कितना बैडली इफेक्ट हुआ। देखो, अगर आप ना कोई भी सेशन है, मैं आपको आज एक बात बताने जा रही हूँ, कोई भी सेशन अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और लिख नहीं रहे हो तो समझ लेना एक एंटरटेनमेंट वीडियो देखने आए थे बस, ठीक है? तो अब ना टूरिज्म सिर्फ ये घूमने वाला नहीं रहेगा, अब स्पिरिचुअल टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है। टूरिज्म इज अ वेरी पावरफुल टूल for economic growth, for job creation, for cultural promotion. But there are certain challenges. See, there are many foreign tourists, they are still not returning to India after COVID-19 also, क्योंकि health safety concerns हैं, visa rules complicated हैं। कतर, दुबई, वियतनाम जैसी countries हैं, they have bounced back very fastly. उन्होंने traveling आसान कर दी। इंडिया का medical tourism drop किया by 43% क्योंकि people choose other countries. So India needs better digital visas, entry, easy entry, strong global promotion. These all are the things that are very important. बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बैड रोड्स हैं, पुअर सैनिटेशन है, बिजली नहीं होती है, वीक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होती है। तो फिर अगर फेमस प्लेसेस में भी ये होगा ना, तो इट इम्पैक्ट्स, बैड एक्सपीरियंस होगा विजिटर के लिए, फिर वो आएंगे नहीं, ठीक है? सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी की शॉर्टेज है। मनाली, शिमला, जोशीमठ जैसी जगहें हैं, दे वर सफरिंग फ्रॉम ह्यूज वेस्ट प्रॉब्लम्स, लैंडस्लाइड्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, वाटर शॉर्टेजेस. सो वी नीड टू वर्क अपॉन दैट. वी नीड टू ब्रिंग मोर टूरिज्म वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स. वी हैव टू इम्प्रूव आवर सर्विस क्वालिटी. जो कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस हैं उनको ईज करने की भी बहुत ज़रूरत है. तो ये दिक्कतें भी हैं और इन पर काम भी करना है, ठीक है? तो ये था आपका आज का सेशन. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.